लंबे समय से ऐसी कोई योजना नहीं है। और आप इस समय ये कह सकते हैं कि हम सर्वदलीय हैं, निर्दलीय हैं। न मैं तो कहीं दावेदार ही नहीं हूँ, न मेरे मन में कहीं कोई चुनाव लड़ने की इच्छा है। लेकिन हाँ, राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र की समस्याओं का उचित समाधान हो, ऐसा हम चाहते हैं। क्योंकि समाज में हमारी थोड़ी बहुत पैठ है और उस पैठ के सहारे हम आने वाले चुनाव में यही प्रयास करेंगे कि राष्ट्रवाद मजबूत हो। दिल्ली के इतने नज़दीक होने के बाद भी अलीगढ़ वो विकास नहीं कर पाया है जिसकी अपेक्षा की जाती है। ये है जनप्रतिनिधि के स्वभाव के ऊपर। हम चुनते समय यह भूल जाते हैं कि ये जनप्रतिनिधि जो आज हमारे बीच में है, वोट मांगने आया है कि कभी इससे पहले इसने हमारी बातें सुनी, हमारा क्षेत्र देखा, हमारी कुछ समस्याओं का समाधान कराया। और दल और जाति धर्म के आधार पर वोट मिल जाता है। जीतने के बाद वही प्रत्याशी जो माननीय जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, वो क्षेत्र की विकास से दूर ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने को मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना इसमें अपना एक है कि सारे जनप्रतिनिधि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो चुनाव लड़ेंगे, वो हर क्षेत्र में जाएंगे। उन क्षेत्रों की समस्याएं यदि वो स्वयं ही नोट कर लें वोट मांगते समय, और जीतने के बाद उन समस्याओं के समाधान के लिए यदि संसद में विषय उठाएं, तो शायद थोड़ा बहुत विकास की दृष्टि बन सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जनप्रतिनिधि विकास की तरफ ध्यान देंगे। इसमें या प्रत्याशी को देखकर हमको विचार करना चाहिए, प्रत्याशी कैसा है और उस दल का नेतृत्व कैसा है। वो चुनकर जाएगा तो कहाँ बैठेगा। जैसे लोकसभा है, लोकसभा में केवल दो ही गठबंधनों की सरकार बननी है, या तो यूपीए की बनेगी या एनडीए की बनेगी। अब जो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो सपा हो या बसपा हो उत्तर प्रदेश में, या बिहार में जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल हो, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हों, या नवीन पटनायक उड़ीसा में हों, ऐसे लोगों का वोट कहीं ना कहीं इन दो दलों में से ही किसी ना किसी के पास जाने वाला है। यदि हमारा कैडर जनता को ये समझा पाने में सक्षम रहता है कि भाई इससे तो हम इनडायरेक्ट क्यों, हम डायरेक्टली उस दल को वोट दें ना जिसकी सरकार हम बनाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये क्षेत्रीय दल इस बार के चुनाव में मिट से जाएंगे। देश में नहीं, व्यक्ति विशेष को नहीं, देश की जनता की मांग के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को नेतृत्व देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 1952 के पहले आम चुनाव से आज 2014 में जो लोकसभा चुनाव होगा, लगभग 62 वर्ष बाद, इन 62 वर्षों में जिस दल की सरकार बनी, उस दल ने जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, वो प्रधानमंत्री पद पर बैठा। कभी देश की जनता ने उस दल से ये नहीं कहा कि आप इस दल व्यक्ति को आगे लाइए। ये पहला वाकया है आज़ादी के बाद से आज तक कि देश कह रहा है बीजेपी को कि आप नरेंद्र मोदी को लाइए, हम इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एक्ट बनना चाहिए। दुर्भाग्य क्या है कि हम इस देश की जनता को स्वावलंबी ना बनाकर, आत्मनिर्भर ना बनाकर, हम वोट उनका खरीद रहे हैं हल्के फुल्के लालच देकर। कहीं बिजली का बिल माफ़ करके, कहीं गेहूं 2 रुपये किलो दे करके, कहीं चावल 1 रुपये किलो दे करके। ये हम जनता को अब आत्मनिर्भर नहीं बना रहे। मनरेगा के नाम पर खुली लूट हो रही है।
देश को यदि वास्तव में इस देश की जनता को स्वावलंबी बनाना है तो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को हम समझें, हम रोजगार के इतने साधन उपलब्ध कराएं, हम इतने कल कारखाने शुरू करें, हम खेती की विभिन्न किस्मों को जनता तक पहुंचाएं। अब भेड़ चाल है, किसानों में भी भेड़ चाल सी हो गई है। एक साल आलू महंगा हो गया, मालूम पड़ी लोगों ने आलू बोना ही शुरू कर दिया, गन्ना महंगा हो गया, गन्ना बोना शुरू कर दिया। तो हम देश की जनता को ये नहीं समझा पा रहे। माननीय राजनाथ सिंह जिस समय कृषि मंत्री रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा अभिनव प्रयोग शुरू किया था कि हर जिले की जो भूमि है वो किस तरह की है और वहाँ कौन सी खेती होनी चाहिए। यदि वो खेती वहाँ होगी तो किसान आत्मनिर्भर होगा। किसान यदि आत्मनिर्भर हो गया तो निश्चित रूप से देश का व्यापारी और देश समृद्ध और विकासशील होगा। नहीं, अमेरिका की व्यवस्था दूसरी है, हमारे संवैधानिक व्यवस्था दूसरी है और अमेरिका वाली व्यवस्था की तरफ लोगों ने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक तरीका से व्यक्तिवादी संगठन बन जाएगा। जैसे आज जो नरेंद्र मोदी की हवा है, यदि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए तो मैं नहीं समझता कि उनके सामने दूसरा कोई टिक भी पाएगा। रही संगठनात्मक बात और जनप्रतिनिधि वाली बात, आज का जो समय है, आज का जो दौर है, वो राजनीति एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता को चाहती है। राजनीति करने वाला व्यक्ति किसी और तरफ ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि लगभग 24 घंटे भी उसको कम पड़ेंगे अपने क्षेत्र की विकास के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए। अब दुर्भाग्य ऐसे लोग कम हैं, इसलिए हर दल एक लकीर सी पीटता चला आ रहा है और मैं नहीं समझता कि इस विषय में कहीं कोई सुधार हो पाएगा। इस मामले पर किसी भी प्रकार की बहस की जा सकती है? नहीं, चुनाव के समय ही हम जनता के मन की सारी बात अपने अपने भाषणों में करते हैं और करते आए हैं। चुनाव हारने के बाद आवाज़ उठाते हैं और चुनाव जीतने के बाद संसाधनों के अभाव में या किसी अन्य कारण हम उस विषय को नहीं सोच पाते। देश को आज़ाद हुए 1947 में देश आज़ाद हुआ, लगभग 65-66 वर्ष हो गए। 66 वर्ष पहले जो व्यवस्था की गई थी, आज इस व्यवस्था पर पुनः विचार हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों? आज नीतीश कुमार बिहार में चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, नवीन पटनायक उड़ीसा में चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उत्तर प्रदेश अलग चाहता है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के वाली विषय पर यदि एक बार फिर से बहस हो जाए तो कौन सी दिक्कत है? इस देश के संविधान ने आज से 60 वर्ष पूर्व, 62 वर्ष पूर्व आरक्षण के विषय में एक व्यवस्था की थी कि हर 10 वर्ष बाद 10 वर्ष करके लगभग 60 वर्ष हो गए। क्या आज किसी में हिम्मत है जो आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दे? कर दिया। बसपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। क्या कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है? कांग्रेस और भाजपा, इन दो के बीच ही चुनाव होना है पूरे देश में, और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं और दोनों कैडर आधारित पार्टी हैं। जिस समय हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे और जब चुनाव से पूर्व जो इस समय का समय है, जब कार्यकर्ता और जनता हमसे पूछती थी कि भाई प्रत्याशी कौन, हम कहते थे कमल का फूल। कमल का फूल जिसको मिल जाएगा भाई हमारा प्रत्याशी है। इसलिए कैडर बेस्ड पार्टियां अपना प्रत्याशी, उनका चुनाव चिन्ह लड़ता है, उनका कैडर चुनाव लड़ता है, केवल प्रत्याशी नहीं लड़ता। और चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है इसलिए प्रत्याशी कोई भी आ जाए, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे स्थानीय लोग हो, जनता चुनाव लड़ाएगी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, आपसे कैडर बेस्ड पार्टी है भाजपा, और कैडर बेस्ड पार्टी है तो उनके जो
प्रत्याशी को जो काम करना चाहिए वो काम वो पार्टी कर रही है, पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि आगरा में रैली हुई, जी। प्रत्याशी तो तय नहीं था, लेकिन अलीगढ़ से बसें भी गई और जनता भी गई। जी। तो इसीलिए जब कैडर है तो प्रत्याशी तो चाहे कोई आ जाएगा, कैडर उसी को चुनाव लड़ा देगा। वो लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है ये तो। जी। और रहा विषय अल्पसंख्यक दर्जे देने ना देने का, मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ कि अल्पसंख्यक दर्जे का मतलब क्या है, अल्पसंख्यक दर्जे ना देने का मतलब क्या है। आज भी आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास को उठा कर देखेंगे तो वहाँ लगभग 85% अल्पसंख्यक शिक्षक होंगे, 85% विद्यार्थी होंगे। तो अल्पसंख्यक स्वरूप तो है उनका। देना ना देना केवल माइनॉरिटीज़ के नाम पे वो उस पर अपना एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष उस पर अपना कंट्रोल करना चाहता है। सारी सुविधाएं लेंगे केंद्र सरकार से और उपयोगी बने वो एक वर्ग विशेष के हाथ में। क्या ये उचित होगा? केंद्र सरकार का पैसा है, केंद्र सरकार के पास जो पैसा आता है वो किसी एक जाति विशेष का नहीं, एक वर्ग विशेष का नहीं है, समूचे राष्ट्र का पैसा है। इसलिए राष्ट्रवादी स्वरूप घोषित किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 2 लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा जो हमने पढ़ी हैं और उसको बाद में विस्तार भी दूंगा मैं। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। महात्मा गांधी के 10 पाँच थे, शहीद भगत सिंह के 10 पाँच थे। एक ही व्यक्ति था, व्यक्ति ने नेतृत्व दिया, जनता उसके साथ जुड़ी, कारवां बढ़ चलता गया। तो आज वही स्थिति नरेंद्र मोदी की है। देश की जनता को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10-12 वर्ष में जिस तरह से गुजरात का विकास किया है, आज गुजरात केवल